दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अगर इन 3 शहरों को लेंगे तो इनके रेंट बहुत अलग दर्जे पे हैं। बैंगलोर का रेंट पागलों जैसे बढ़ रहा है, दिल्ली तब भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। इसके चलते हाउ डू यू डिसाइड, अगर आप इन शहरों में रहते हैं, क्या घर किराए पे लेना चाहिए या खुद का खरीद लेना चाहिए? इसको एक एक्सेल शीट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट रेंटल यील्ड का। ये आपके लिए एज अ किराएदार इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन लैंडलॉर्ड के लिए बहुत जरूरी मेट्रिक होता है। रेंटल यील्ड मतलब साल में आप जितना भी रेंट देते हैं वो कितना परसेंटेज है प्रॉपर्टी की वैल्यू का। तो फर्ज करिए अगर आप महीने के 15,000 रुपए किराए देते हैं तो साल के आप 1,80,000 रुपए किराए देते हैं। और अगर आप जिस घर में रहते हैं उसकी वैल्यू आज की डेट में 50 लाख रुपए है, तो आप 3.6% रेंटल यील्ड जनरेट कर रहे हैं एज अ लैंडलॉर्ड, या एज अ किराएदार आप घर की वैल्यू का 3.6% सालाना रेंट भरते हैं। Now, why does this make a difference? क्योंकि हर एक शहर का रेंटल यील्ड अलग है, एंड थोड़ा सा भी रेंटल यील्ड इधर उधर हो जाए ना, पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, which is what I figured in this sheet. तो दिल्ली का ऑन एन एवरेज रेंटल यील्ड 2.9% है, मुंबई का 3.3, बैंगलोर अलग ही लेवल पे चल रहा है 3.8%। मतलब अगर आप एक 50 लाख का घर किराए पे लेते हैं तो दिल्ली में आप करीब 12,000 रुपए किराए देंगे, बॉम्बे में 13,750 एंड बैंगलोर में 15,833 रुपए। नाउ ऑफ कोर्स दिस इज ऑन एन एवरेज, जहां भी आपका किराया इधर उधर होगा आप वो नंबर डाल सकते हैं। तो इस नंबर को मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि आप इन नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। बाय द वे ये पूरी एक्सेल शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन आप इसके साथ खेल सकते हैं जितना भी खेलना चाहें। फिर आता है एडवांस। हर शहर में अलग एडवांस का नॉर्म है। दिल्ली यूजुअली 2 महीने के एडवांस पे चलता है, बॉम्बे पागलपन है 12 महीने का एडवांस चाहिए उनको, बैंगलोर ऑन एन एवरेज 3 महीने का एडवांस होता है। तो मतलब आपको एक एडवांस भी पे करना पड़ेगा ना। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ लाइक अ डाउन पेमेंट जो आप घर में देते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसको भी मद्देनजर रखें। एंड आप जानने की कोशिश करते हैं कि कम से कम इन 3 शहरों में, आप के किसी भी शहर के लिए कर सकते हैं, what will be the difference between renting and buying a house? आप पहले डिसाइड करेंगे कि आपका एनालिसिस पीरियड कितना है। मैंने 20 साल लिया, आप 10 साल ले सकते हैं, 30 साल ले सकते हैं, जो भी आपका दर्जा है जिस पे आप इस डिसीजन को इवैल्यूएट करना चाहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि घर किराए पे लेने के क्या क्या खर्चे हैं और क्या क्या फायदे हैं। खर्चा क्या है? रेंट, मोटा मोटा वही खर्चा है, एंड ऑफ कोर्स जो एडवांस अमाउंट आप देते हैं, लेकिन उसको हम अलग ढंग से देखेंगे। फायदे क्या है? फायदे ये है कि आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं देनी फॉर अ होम लोन। हाँ, आपको एडवांस का डाउन पेमेंट देना है, बट दैट्स जस्ट अबाउट इट। दूसरा, क्योंकि रेंटल यील्ड है एंड वो यूजुअली काफी कम होती है एज कंपेयर टू द ईएमआई ऑफ द लोन दैट यू विल टेक, तो आप वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है अगर उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आप उससे फायदा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप घर खरीदने के लिए तैयार हैं और 30,000 का ईएमआई देने के लिए तैयार हैं, तो 15,000 के रेंट में जो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा बनेगा उसका क्या करेंगे? यू शुड आइडली इन्वेस्ट दैट एंड वील कम टू दैट एज वेल। तो सबसे पहले एचआरए बेनिफिट, अगर आप एम्प्लॉई हैं एंड आपको एक एचआरए का बेनिफिट मिलता है तो यूजुअली वो 20% के करीब होता है, विच मीन्स जो ये हमारी एक्सपेक्टेड मंथली रेंट है वो टेक्निकली घट के इतनी बन जाती है। ये 0 हो जाएगा अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सो एंड सो फॉर्थ, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। सारे ग्रीन सेल्स जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो अब साल का रेंट कितना देंगे? 1,16,000, 1,32,000 एंड करीब 1.5 लाख रुपए। फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि रेंट जो है वो कितनी तेजी से हर साल बढ़ेगा। मैंने 10% तीनों शहरों के लिए लिया है क्योंकि ऑन एन एवरेज उतना ही होता है। तो ये 20 साल के पीरियड पे हम कितना टोटल रेंट देंगे? अब ये है एक्चुअल वैल्यू, लेकिन इसकी औकात कितनी है? मच लेसर, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन है 6% का। तो जो आप रेंट आज दे रहे हैं अगर वो 10% बढ़ता भी रहेगा, 10 साल बाद उसकी हैसियत उतनी नहीं होगी, इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होगी। तो मैंने इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट भी डाला है। तो दिल्ली को लेते हैं। दिल्ली में आप 20 ईयर पीरियड में 83 लाख पे करेंगे, लेकिन उसकी आज की हैसियत जो है वो करीब 40 लाख रुपए है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मैंने 6% तीनों शहरों के लिए माना है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं हर शहर के लिए, जो आपकी मर्जी। अब ये है आपका खर्चा, लेकिन आप जैसे मैंने बताया 2 चीजों से गेन करते हैं। नंबर 1, डाउन पेमेंट नहीं देनी है फॉर अ लोन अमाउंट, तो सिर्फ एडवांस अमाउंट देना है।
तो उसको हम एक तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप घर खरीदने के लिए तैयार हैं तो मतलब इतना पैसा तो आपके पास है ही। एंड दूसरा, जो एक्स्ट्रा सेविंग्स होती हैं ईएमआई ना देने के बजाय किराए की, उसको भी आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना भी हो, 1000 रुपए हो, 10,000 हो, 20,000 हो, देखते हैं कितना है। तो सबसे पहले टोटल अपफ्रंट अमाउंट क्या होगा कि जो भी आपके लोन की डाउन पेमेंट होगी माइनस जो भी ये एडवांस अमाउंट है जो आपको पे करना ही है किराया पे घर लेने के लिए। अब ये कैसे आया? डाउन पेमेंट मैंने यहां कैलकुलेट करी। तो डाउन पेमेंट यूजुअली जो होती है वो 25% होती है ऑफ दी होम लोन। तो अगर 50 लाख रुपए का घर है एंड आप 25% डाउन पेमेंट देंगे तो करीब 12.5 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देनी होगी। प्लस जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं, घर के जो रजिस्ट्री करवाते हैं, करीब 5%, वो भी आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। तो आपका टोटल अपफ्रंट अमाउंट जो होगा इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन वो 15 लाख रुपए होगा। तीनों के लिए सेम है, लेकिन आप रजिस्ट्री का अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कौन से शहर में है। इट मे बी डिफरेंट, मैंने अज्यूम किया है सेम है। तो दिस इज द अमाउंट। यू विल सी बॉम्बे में काफी कम है, सिर्फ 13,33,000 रुपए ही है। क्यों? क्योंकि 12 महीने का वो एडवांस अमाउंट लेते हैं। बट ठीक है, वो भी हो गया। देन यू विल सी कि एडिशनल अमाउंट कितना है जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप घर खरीदेंगे 50 लाख रुपए का एंड उस पे 37,50,000 का लोन लेंगे, विच इज 75% ऑफ इट, आपकी ईएमआई मोटी मोटी बैठेगी 31,367। क्योंकि आप एक टैक्स ब्रैकेट में होंगे और इंटरेस्ट अमाउंट पे टैक्स रिबेट मिलता है, प्रिंसिपल पे भी टैक्स रिबेट मिलता है। तो मोटा मोटा मैंने अज्यूम किया है कि आप 20% टैक्स ब्रैकेट में अगर रहेंगे, आपका इफेक्टिव ईएमआई बनेगी 27,739। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता या आपको नहीं समझ में आता क्या होता है, तो आप उसको 0 मान लीजिए। अगेन फ्लेक्सिबल। तो आप मोटा मोटा जो ये ईएमआई होती 27,000 रुपए, वो तो आप देने के लिए तैयार थे, लेकिन आप एक्चुअल में रेंट कितना दे रहे हैं? सिर्फ 10,000 के करीब। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज यू वर रेडी टू पे दैट अमाउंट। सो लेट्स सी व्हाट दैट डज। तो आप दिल्ली में 18,000 रुपए महीने के इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉम्बे में सिर्फ करीब 16,740 रुपए, एंड बैंगलोर में क्योंकि त्राही मची हुई है सिर्फ 15,000 रुपए। अज्यूम करते हैं कि जब आप इन्वेस्ट करेंगे आप 10% साल का कमा लेंगे, विच फ्रैंकली इज वेरी इजी अगर आप स्टॉक मार्केट के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो 20 साल के बाद जो आपने फर्स्ट लमसम अमाउंट डाला था उसकी वैल्यू होगी करीब 1 करोड़ रुपए, लेकिन उसकी औकात या हैसियत होगी सिर्फ 30 या 31 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन। और जो आप महीने दर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू होगी 60 लाख, लेकिन औकात होगी सिर्फ 19 लाख रुपए, क्योंकि अगेन इन्फ्लेशन। तो अगर आप देखेंगे फायदे क्या हैं? अपफ्रंट अमाउंट उसका इन्वेस्टमेंट एंड मंथली एसआईपी उसका इन्वेस्टमेंट। खर्चा क्या है? रेंट। इसको अगर आप प्लस प्लस माइनस करेंगे, यू विल गेट अ नेट बेनिफिट ऑफ रेंटिंग अ हाउस, जो कि सी द डिफरेंस। दिल्ली में इज पॉजिटिव, मुंबई में इज नेगेटिव एंड बैंगलोर में इज हाईली नेगेटिव। मतलब अगर आप रेंट करते हैं घर, तो दिल्ली में आप एक्चुअली पैसे कमाते हैं ओवर 20 ईयर पीरियड, बॉम्बे में आप पैसे गवाते हैं लेकिन ओवर 20 ईयर पीरियड सिर्फ 2 लाख रुपए, बैंगलोर में आप पैसे गवाते हैं 10 लाख रुपए, विच इज फाइन। इससे कंक्लूड नहीं हो पाया है कि अभी हमें घर खरीदना है या रेंट पे लेना है, क्योंकि अभी दूसरा साइड भी हमें देखना होगा कि घर खरीदने से क्या होता है। लेट्स लुक एट दैट। तो घर खरीदने के अजम्पशंस क्या है? 50 लाख रुपए का हम घर ले रहे हैं, 5% रजिस्ट्रेशन फीस है जो हमने सब डिसाइड करी थी, एंड देन हम अज्यूम करते हैं कि 25% हम डाउन पेमेंट देंगे। तो उसके चलते रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मैंने 8% मान लिया है। लोन की ड्यूरेशन क्या है? मैंने 20 साल मान ली है। तो ईएमआई आपकी कैसी बैठती है? टैक्स ब्रैकेट आपका क्या है? तो उससे आपकी इफेक्टिव ईएमआई कितनी आती है? तो टोटल इंटरेस्ट आप इस 20 साल के पीरियड में कितना देते हैं? क्योंकि वो एडिशनल खर्चा है, 50 लाख रुपए का घर तो खरीदना ही है, प्लस 5% जो 2.5 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन है वो भी देनी है। लेकिन बैंक को भी हम एक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से किराया ही है, लैंडलॉर्ड को नहीं जा रहा, बैंक को जा रहा है। तो पूरे 20 सालों में हम करीब 38 लाख रुपीस ईएमआई इंटरेस्ट के रूप में भरते हैं। अब उसकी भी औकात क्या है? सिर्फ 25 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन। आज जो आप ईएमआई दे रहे हैं और इंटरेस्ट भर रहे हैं, और कल जो ईएमआई देंगे और इंटरेस्ट भरेंगे, उसमें अंतर होगा, क्योंकि चीजें महंगी होती जा रही हैं। तो 25 लाख रुपए ही आपका एक्चुअल आज की डेट का कॉस्ट होगा।
फिर घर को मेंटेन करने का खर्चा है, एंड वो यूजुअली जो होता है 0.5% एनुअली होता है, तो मतलब महीने का कुछ 2,000 रुपए। ऑफ कोर्स 20 साल बाद बड़ा खर्चा भी आ सकता है क्योंकि काफी मरम्मत होगी, लेकिन आप मोटा मोटा लेके चलिए, दिस इज व्हाट इट इज। एंड आप अज्यूम करिए कि हर साल 5% से ये बढ़ भी रहा है, तो टोटल 20 साल में आप करीब 8-8 लाख रुपए खर्च करेंगे मेंटेनेंस पे, एंड उसकी हैसियत भी करीब 4-4.5 लाख रुपए होगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग द हाउस 50 लाख रुपए का घर खरीदने का एक्चुअल खर्चा क्या है? 82 लाख रुपीस। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, मतलब आज की डेट पे आप 82 लाख रुपीस खर्च करेंगे एक 50 लाख रुपए का घर खरीदने के लिए, क्योंकि 50 लाख रुपए देने हैं, 2.5 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, आपको इंटरेस्ट देना है बैंक को, और आपको घर को मेंटेन करना है। अब ये तो खर्चे हो गए। इसका बेनिफिट क्या है? ऑफ कोर्स एसेट, क्योंकि ये घर है, कल को आप बेच सकते हैं। तो फर्ज करिए कि ये घर की हैसियत बढ़ रही है, 8% हर साल से घर की वैल्यू बढ़ती है, तो 20 साल बाद यही घर जो है 50 लाख का, वो करीब 72 लाख रुपीस का होगा। बहुत बढ़िया है ना। समय आप इस घर को बेच देते हैं, लेट्स अज्यूम, बेचना तो नहीं चाहते लेकिन लेट्स से बेच देते हैं। तो व्हाट इज नाउ द नेट बेनिफिट ऑफ बाइंग द हाउस? -9 लाख रुपीस। Isn't that shocking? एक घर को एक्चुअली खरीदने का नेट बेनिफिट नेगेटिव है, इसके बावजूद कि आप ये घर बेच देंगे। अब ऑफ कोर्स अगर ये 10% हो जाता है, देन इट इंक्रीजेस रियली फास्ट, क्योंकि अगर यही घर 10% से 20 साल के लिए बढ़ेगा तो पूरी गेम चेंज हो जाएगी। अगर ये 9% से बढ़ेगा तो इट्स पॉजिटिव, लेकिन अगर ये सिर्फ 8% से बढ़ेगा, जो कि बाय द वे रियल एस्टेट का ट्रेजेक्टरी है ओवर द लास्ट डेकेड, तो आपका ये नेगेटिव है। बट द डिसीजन टू आइदर बाय और रेंट अ हाउस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि जब आप एक घर किराए पे लेते हैं उसका नेट बेनिफिट क्या है, और जब आप एक घर खरीदते हैं उसका नेट बेनिफिट क्या है, एंड जो उससे ज्यादा होगा दैट इज अ डिसीजन यू हैव टू मेक। सो अगर मैं ये सारे असम्पशंस को वैलिड रखूं एंड 20 साल के लिए ये डिसीजन लेने की कोशिश करूं, तो 50 लाख के घर के लिए द आंसर इज कि दिल्ली में आपको घर किराए पे लेना चाहिए, मुंबई में घर किराए पे लेना चाहिए, लेकिन बेंगलोर में घर खरीदना चाहिए। अगर यही डिसीजन मैं 10 साल के ले लूं, तो तीनों केसेस में आपको घर किराए पे ही लेना चाहिए, और अगर मैं ये 30 साल के लिए करूं तो तीनों में आपको घर खरीदना ही चाहिए। Which is a simple thing to understand, कि जितना छोटा पीरियड आप यूज करेंगे इवैल्यूएट करने के लिए, उतने में हमेशा किराए पे जाना ही फायदेमंद होगा। जितना लंबा आप ड्यूरेशन लेंगे, घर खरीदना ही फायदेमंद होगा। एंड दैट इज व्हाई आई ऑफन से कि घर खरीदना एक जरूरत है। प्लीज बेवकूफी करके ये मत बोलिए कि मैं कभी भी घर नहीं खरीदूंगा, बट बाय द हाउस व्हेन यू नो कि आप इसी शहर में बहुत साल तक रहेंगे, इसी घर के साइज में बहुत साल तक रहेंगे, आप एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं इसकी EMI देना, एंड इट इज विद इन योर इनकम, मैक्सिमम 40% ऑफ योर इनकम घर की EMI में जा रही है। ऑल ऑफ दोज आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस टू मेक, एंड दैट्स व्हाई आई से कि प्लीज अपने 20s में घर खरीदने की जल्दी मत करिए, 30s में खरीदिए। मैंने 40 साल की उम्र में घर खरीदा, मेरे माँ बाप ने 50 साल की उम्र में घर खरीदा, हमारे बच्चे शायद घर खरीदेंगे ही नहीं, whatever the case may be, but this is the framework for you to evaluate. And यहाँ आप देखेंगे बहुत सेंसिटिव सी चीजें हैं। Just the difference of 1% in rental yield, 2.9% दिल्ली, इसको 20 करता हूँ, 2.9% in दिल्ली, 3.8% in Bangalore, and the difference is rent versus buy 20 साल में। सिर्फ यही। And if you were to change this number using actual numbers जो आपको मिलता है, right, कि ये घर 75 लाख रुपए का है, इसको मैं सिर्फ 25,000 में खरीद रहा हूं, whatever the case may be, खरीद नहीं रहा हूं, रेंट कर रहा हूं, whatever that case may be, you will find the decision that you have to make. This is how you objectively decide. जज्बात तो आने ही आने हैं दोस्त। एक घर खरीदना एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि सर पे छत है, सोसाइटी में स्टेटस है, कंफर्ट है, एक तरीके का सुकून है कि यार इतना बड़ा परचेज जिंदगी में कर लिया है। ऑल ऑफ दोज इमोशंस आर वैलिड, एब्सोल्युटली वैलिड, लेकिन वो डिसीजन लेने से पहले एक बार नंबर्स पे फोकस करेंगे तो वो डिसीजन बोथ ऑब्जेक्टिव और इमोशनल सही बैलेंस बनाएगा। एंड दैट इज माय होप थ्रू दिस वीडियो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल।
अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।